दोस्तों आपने तो ये दोनों एनिमे सीरीज को डेफिनेटली देखा होगा, लेकिन क्या आप कभी इनके कॉमन चीज को पकड़े हैं? स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं कुछ सरप्राइजिंग चीज के बारे में जो कि दोस्तों गोकू और नारुतो के बीच में बहुत ही कॉमन है। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस कर सके। दोस्तों एक तरफ आता है ड्रैगन बॉल सीरीज तो एक तरफ आता है नारुतो सीरीज। ये दोनों ही सीरीज फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। ये दोनों ही सीरीज में हमें मेन हीरो को देखने को मिल जाता है और उनका नाम दोस्तों गोकू और नारुतो है। इतना तो आपको पता ही होगा कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स और टाइम टू टाइम ये कैरेक्टर्स में हमें अपग्रेडेशन भी देखने को मिलता है। भले दोस्तों ये दोनों यानी दोस्तों गोकू और नारुतो एकदम अलग वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, लेकिन दोस्तों ये दोनों के बीच में कुछ ऐसा भी कॉमन है जो कि दोस्तों आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए इन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 10, शुरू में दोस्तों ये दोनों ही एनिमल की तरह थे। दोस्तों हमको बता दें कि अकीरा टोरियामा ड्रैगन बॉल को एक चाइनीज क्लासिक नोवेल जर्नी टू द वेस्ट से इंस्पायर होकर क्रिएट किए थे। उसमें एक मंकी होता है जिसका नाम होता है सन वुकोंग, और दोस्तों उसमें उसी का कहानी होता है। लेकिन अगर हम नोटिस करते हैं तो शुरुआत में गोकू कैरेक्टर सन वुकोंग से ही काफी इन्फ्लुएंस हुआ था। एक तरह से गोकू शुरू में एक छोटा सा मंकी बॉय की तरह ही था, क्योंकि दोस्तों उस टाइम में उसका पूंछ भी था, और दोस्तों यहाँ पर ये पूंछ ही सन वुकोंग को ट्रिब्यूट करता है। वहीं अगर हम नारुतो में देखते हैं तो नारुतो अपना मैंगा करियर एक डीमन फॉक्स के हिसाब से शुरू किया था, यानी कि दोस्तों डीमन फॉक्स उसके अंदर सील हो गया था। यहाँ पर दोस्तों मासाशी किशिमोटो नारुतो को एक लविंग डीमन फॉक्स के हिसाब से लाए थे, और दोस्तों शुरुआत में ये दोनों ही एक एनिमल से बिलोंग करते थे। एपिसोड 9 पे आता है जैसे सीरीज बढ़ते गया इन दोनों में चेंजेस को लाया गया था। दोस्तों भले ही अकीरा टोरियामा और मासाशी किशिमोटो कई सारे कैरेक्टर्स सीरीज के दौरान ला चुके हैं, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे सीरीज बढ़ता गया वैसे दोस्तों इन दोनों में हमें चेंजेस को देखने को मिला था। जैसे कि दोस्तों गोकू का पहले एक पूंछ था जो कि दोस्तों सन वुकोंग के साथ कनेक्शन को बनाता है, लेकिन दोस्तों बाद में गोकू के टेल को काट दिया गया था क्योंकि दोस्तों गोकू उससे डील ना कर पाए। वैसे दोस्तों सेम चेंजेस को हमें नारुतो में देखने को मिला था। अगर हम नारुतो में देखते हैं तो नारुतो अपने सर में हमेशा एक चश्मा पहनते रहता है, लेकिन दोस्तों बाद में एपिसोड्स में वो चश्मा पहना। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम नोटिस करते हैं तो सीरीज के दौरान इन दोनों में ही हमें चेंजेस को देखने को मिल चुके हैं, जो कि दोस्तों इनके क्रिएटर यानी अकीरा टोरियामा और मासाशी किशिमोटो के द्वारा किया गया था। एपिसोड 8 पे आता है नारुतो और गोकू दोनों के क्रिएटर कोई ना कोई चीज से इन्फ्लुएंस हुए थे। दोस्तों हमें पता है कि अकीरा टोरियामा के इन्फ्लुएंस होने के पीछे कई सारे वेस्टर्न चीजें इंक्लूडेड हैं, और दोस्तों इसी की वजह से ड्रैगन बॉल सीरीज बहुत ही ज्यादा फैंस के बीच में पसंद किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों हम सभी की तरह अकीरा टोरियामा भी एक डिज्नी फैन है और उनको 101 डाल्मेटियन फिल्म का एनिमेशन बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि यही क्वालिटी को वो अपने काम में यूज किए थे। इनका दोस्तों इन्फ्लुएंस होने का ये बहुत ही बड़ा सोर्स है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नारुतो में देखते हैं तो मासाशी किशिमोटो मैंगा ड्रॉ करने के लिए ड्रैगन बॉल जी से इंस्पायर हुए थे, लेकिन किशिमोटो आर्टिस्ट इंस्पिरेशन किसी सरप्राइजिंग वाले सोर्स से लिए थे, और वो सोर्स का नाम है दोस्तों क्वेंटिन टैरेंटिनो। ये दोस्तों डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर, ऑथर और एक एक्टर भी हैं। यहाँ पर दोस्तों नारुतो का सभी ड्रामेटिक शॉट क्वेंटिन के स्टाइल से ही इंस्पायर होकर लिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो नारुतो और गोकू दोनों के ही क्रिएटर किसी न किसी चीज से इंस्पायर हुए हैं, यानी दोस्तों वेस्टर्न चीज से इंस्पायर हुए हैं। और इस वर्ष पे आता है सीरीज के दौरान जो गोकू के साथ हुआ था वो नारुतो के साथ भी हुआ था। वो दोस्तों भले गोकू वर्ल्ड का सबसे रोमांटिक पर्सन नहीं है, फिर भी दोस्तों वो करंटली चीची के साथ शादीशुदा होके है। लेकिन दोस्तों आपको ही पता है कि ड्रैगन बॉल के दौरान गोकू और चीची के बीच में हमेशा कुछ न कुछ अनबन चलते रहता है। शुरू में दोस्तों हमें यही लगता था कि गोकू को बुल्मा के साथ ही जाना चाहिए, लेकिन अकीरा टोरियामा यानी हमारे ड्रैगन बॉल के राइटर दूसरे डायरेक्शन में जाने का सोचे थे, और फिर गोकू बुल्मा के साथ नहीं रह के चीची के साथ रहने लगा था। वैसे दोस्तों अगर हम नारुतो में देखते हैं तो सब जानते हैं कि दोस्तों नारुतो साकुरा के लिए रोमांटिक टाइप का सोचता था, लेकिन साकुरा को सासुके के साथ हैंगअप करना रहता है। इंप्रेशन देख के यही लगा था कि नारुतो और साकुरा साथ रहेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि दोस्तों बाद में नारुतो हिनाटा को चॉइस किया था। लगभग गोकू और नारुतो के साथ सेम कंडीशन हुआ है। यहाँ पर दोस्तों मैं बोलूँ तो नारुतो और गोकू के साथ सेम ही कंडीशन हुआ है। एपिसोड 6 पे आता है इन दोनों का वॉइस देने वाले वुमेन ही है। दोस्तों भले गोकू हो या तो नारुतो, इन दोनों को ही हम किड से एडल्ट होते हुए देखे हैं, और इनमें सुपर पावर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके पीछे जो वॉइस सुनने को मिलता है वो दोस्तों ओमेन का ही है। जैसे कि दोस्तों जुनको टागुची नारुतो का जापानीज वॉइस ओवर करते हैं। इतना ही नहीं, ये हंटर हंटर और यूगिहो में मोकुबा काइवा का वॉइस ओवर कर चुके हैं। वैसे दोस्तों मासाको नामाजावी गोकू का वॉइस एक्ट्रेस रह चुके हैं।
इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों वो गोटेन और गोहन का भी वॉइस ओवर दे चुके हैं। इनको दोस्तों 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो गेम्स में 20 साल से भी ज्यादा गोकू का वॉइस को दिए हैं। तो दोस्तों ओवरऑल इन दोनों का ही वॉइस ओवर कोई ना कोई ओमेन ही दिए हैं। एपिसोड 5 पे आता है ये दोनों ही अपनी फाइटिंग टेक्निक में एनिमल फॉर्म को यूज करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि नारुतो और गोकू दोनों ही अपने फाइटिंग टेक्निक में एनिमल फॉर्म्स को यूज करते हैं। अगर हम पहले का देखते हैं तो जब गोकू का टेल नहीं था, यानी जब पूंछ नहीं था, तब वो ग्रेट ए फॉर्म में चेंज हो जाता था। इसी की वजह से ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया था। लेकिन दोस्तों ये ट्रिक की वजह से ग्रैंडपा गोहन का लाइफ चला गया था। वैसे ही नारुतो का भी डेंजरस एनिमल ट्रांसमिशन पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि दोस्तों वो एक जिंजिरिकी है। अगर आपको जिंजिरिकी कौन है जानना है तो दोस्तों मैंने कंप्लीट नारुतो टाइमलाइन को बनाया है, उसको जाके आप चेक कीजिए। यहाँ पर दोस्तों नारुतो डीमन फॉक्स का एनर्जी को ला सकता है, क्योंकि वो खुद को कुछ एबिलिटी दे सके। हमें पता है कि ये डीमन फॉक्स नहीं है, बल्कि दोस्तों ये एक ह्यूमन है। लेकिन दोस्तों जब भी नारुतो ये टेक्निक को यूज करता है तब वो दोस्तों कभी कभी डीमन फॉक्स की तरह लगता है, यानी उसका ऑरा। तो दोस्तों ओवरऑल फाइट में ये दोनों ही अपने एनिमल फॉर्म को यूज कर सकते हैं। अभी दोस्तों नंबर 4 पे आता है इन दोनों के ही मेंटर में कुछ न कुछ चीज कॉमन है। दोस्तों गोकू और नारुतो ये दोनों को ही हम बड़े होते हुए देखे हैं, लेकिन दोस्तों इस दौरान इन दोनों को बहुत ज्यादा हेल्प मिला है अपने मास्टर से। अगर हम गोकू और नारुतो दोनों का मेंटर को देखते हैं तो ये दोनों में बहुत सारा चीज कॉमन है। जब गोकू किड था वो अपना बहुत सारा टाइम मास्टर रोशी के साथ गुजारा था, क्योंकि दोस्तों वो ट्रेनिंग कर सके। मास्टर रोशी एक एकांतवासी होते हैं जो कि दोस्तों लोगों से दूर अकेले रहते हैं। भले दोस्तों मास्टर रोशी बहुत ही अच्छे फाइटर हैं, लेकिन थोड़े अयास टाइप्स के भी हैं। मास्टर रोशी लगभग जिराई की तरह ही हैं। जिराई दोस्तों नारुतो का मेंटर रह चुका है। जिराई का भी ओमेन के प्रति सेम पैशन होता है जो कि दोस्तों मास्टर रोशी का है, और मास्टर रोशी की तरह जिराया भी एक फाइटर है। इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों जिराया एक एकांतवासी भी है जो कि दोस्तों अकेले रहना पसंद करता है। और दोस्तों यहाँ पर गोकू और नारुतो के मेंटर के बीच में बहुत कुछ चीज कॉमन है। एपिसोड 3 पे आता है ये दोनों के पेरेंट्स ही इनके लिए सेक्रीफाइस किए थे। दोस्तों आपको ही पता है कि गोकू के असली माता पिता बॉडडॉग और गिनी हैं, लेकिन जैसे ही बॉडडॉग और गिनी को फ्रीजा के डिस्ट्रक्शन के बारे में पता चलता है वो गोकू को ऑर्ड में भेज दिए थे, क्योंकि गोकू सर्वाइव कर सके। भले बॉडडॉग और गिनी इसमें मर गए थे। इस चीज के लिए दोस्तों बॉडडॉग और गिनी अपने सन को सेक्रीफाइस कर दिए थे, क्योंकि दोस्तों वो सर्वाइव कर सके। वैसे दोस्तों अगर हम नारुतो में देखते हैं तो नारुतो के असली माता पिता मिनाटो और कुशिना उज़ुमाकी होते हैं, और ये दोनों अपने बेटे और गांव को और नाइन टेल फॉक्स से बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिए थे। इसके बाद नारुतो को हम एक ऑर्फन की तरह देखे थे। यहाँ पर दोस्तों किशिमोटो के हिसाब से वो नारुतो के माता और पिता को स्टोरी में दोबारा लाना नहीं चाहते थे, लेकिन दोस्तों बाद में वो अपने माइंड को चेंज कर दिए थे, क्योंकि दोस्तों इनका फैन फॉलोइंग उतना ज्यादा बढ़ गया था। लास्ट दोस्तों एक वर्ड में बोलूं तो ये दोनों के पेरेंट्स ही अपने बेटों के लिए सेक्रीफाइस किए हैं। एपिसोड 2 पे आता है गोकू और नारुतो दोनों ही अपने राइवलरी में और भी स्ट्रॉन्गर होने के लिए इंस्पायर होते हैं। दोस्तों इसमें कोई दोहरा नहीं है कि गोकू और नारुतो अपने स्टोरी के हीरोज हैं। यहाँ पर दोस्तों किशिमोटो का यही मानना था कि अगर नारुतो और साशी के बीच राइवलरी रहा तो ये राइवलरी वाला चीज और भी स्ट्रॉन्गर होने में इंस्पायर करेगा। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम में ये दोनों फ्रेंड में है, यानी दोस्तों इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप तो है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं राइवलरी भी है। वैसे ही दोस्तों शुरुआती टाइम में गोकू और वेजिटा के बीच में बहुत ही ज्यादा राइवलरी को देखा गया था। ये राइवलरी की वजह से गोकू हमेशा स्ट्रॉन्ग होकर निकलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर गोकू वेजिटा के साथ रिलेशन रख के बहुत कुछ सीखा भी है। ये दोनों अभी के टाइम में फ्रेनेमी के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन दोस्तों इन दोनों के बीच में राइवलरी का होना इनके कैरेक्टर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है गोकू और नारुतो दोनों का ही बचपन सभी चीजों से अलग रहा है। दोस्तों भले गोकू और नारुतो को हम शुरू में एक ऑर्फन की तरह देखे थे, यानी अनाथों की तरह देखे थे, लेकिन दोस्तों इन दोनों का बचपन एकदम सभी चीजों से अलग रहा है। गोकू जब बच्चा था तब गोकू बहुत ही लकी था कि उसका ध्यान रखने के लिए ग्रैंडपा गोहन थे, पर दोस्तों बदकिस्मती से इनका रिलेशनशिप लकी नहीं रहा था। फिर भी दोस्तों ग्रैंडपा गोहन और गोकू सभी चीज से दूर रहते थे, जो कि दोस्तों गोकू का बचपन के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हुआ था। यहाँ पर दोस्तों गोकू को ऑकवर्ड तब लगा था जब वो फ्रेंड्स को बनाना शुरू किया था। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ नारुतो पहले वहां बढ़ा जहां दोस्तों आसपास कई सारे लोग थे। भले दोस्तों नारुतो लोगों के बीच में बढ़ा, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुद को अकेला महसूस कर रहा था। नारुतो के पास दोस्तों कुछ भी इनकम का सोर्स नहीं था, वो काम नहीं कर सकता था क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही छोटा था और ना ही कोई उसका रिलेटिव था। इस मामले में दोस्तों इंसान खुद को अकेला ही महसूस करेगा। ये सब चीज नारुतो के साथ उसके बचपन में हुआ था। और दोस्तों हमारे दोनों हीरो यानी दोस्तों गोकू और नारुतो के लिए बचपन थोड़ा डिफिकल्ट रहा है। बस यहाँ पर दोस्तों सरप्राइजिंगली ये दोनों का चाइल्डहुड एकदम सेम है और ये दोनों ही उस सेम कंडीशन को पार करके बड़े हुए हैं।
तो दोस्तों यही था सरप्राइजिंग चीज के बारे में जो कि दोस्तों गोकू और नारुतो के बीच में कॉमन है। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।